महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। उद्धव सरकार ने राज्य में 1 मई तक लगाई नई पाबंदियां। आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक राज्य में पूरी तरह सख्ती। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा कि प्रधानमंत्री कल जो ये भाषण दे रहे थे वो किस ग्रह के लिए या किस ब्रह्मांड के किस भारत के लिए उनका ये बयान था। अगर आप लोग एवेंजर फिल्म्स देखते होंगे, कुछ ऐसी फिल्में हैं मल्टीवर्स, ये बताया जाता है कि सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है या सिर्फ एक पृथ्वी नहीं है, अलग अलग धराओं पे अलग अलग पृथ्वियां हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री किसी और पृथ्वी के लिए अपनी बात कह रहे थे, किसी और पृथ्वी में बसे भारत के लिए अपनी बात कह रहे थे, जहां पर सब कुछ खुशहाल चल रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में बच्चों से भी अपील की, और उनका भाषण क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, मेरे बाल मित्र घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बिना काम बिना कारण घर के लोग घर से बाहर ना निकलें। आपकी जिद बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रधानमंत्री, आपके शब्द मैं आप ही को याद दिलाना चाहता हूं। आसनसोल में आपने रैली की थी, आपको याद है आपने क्या कहा था कि मेरी नजरें जहां तक जाती हैं मैं भीड़ देख रहा हूं। पहले तो आप अपने इस भाषण को सुनिए। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो बच्चों को तो आप ये मशवरा दे रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें, मगर उनके मां बाप को आप हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल की अपनी रैलीज में बुला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री, ये दोनों बातें जो है ना, ये बहुत अटपटी लगती हैं। इसमें मुझे दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो आप कहते हैं घर में रहो, अपने मां बाप को घर में रखो, मगर उनके मां बाप को आप बाहर बुलाते हैं। और फिर पश्चिम बंगाल के अंदर एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के अंदर 200% जो है कोरोना जो है वो बढ़ गया है, जबकि अमित शाह ने बिल्कुल इसके उलट गलत बयानी की थी। मगर अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं वो बताता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी रैलीज करने का भारत को या पश्चिम बंगाल को क्या नुकसान हुआ है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह आज तक की खबर, इसका शीर्षक देखिए, कोरोना संकट, देसी वेरिएंट ने बढ़ाई एक्सपर्ट्स की चिंता, बंगाल में दिख रहा है सबसे ज्यादा असर। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। नई दिल्ली में सीएसआईआर आईजीआईबी में रिसर्चर विनोद सकारिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि A484K एक खतरनाक वेरिएंट है जो कि किसी तरह की प्लाज्मा थेरेपी को भी चकमा दे सकता है। इस नए वेरिएंट के कारण अब बंगाल को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि इस जगह अभी चुनाव चल रहे हैं जिनके नतीजे 2 मई को आने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे इसी वेरिएंट का हाथ है। हालांकि इस वेरिएंट से जुड़े जो नंबर सामने आए हैं वो बंगाल में ही सबसे अधिक हैं। कौन सा कोरोना है दोस्तों? यह है E484K, बहुत ही खतरनाक वेरिएंट, यानी कि कोरोना का एक बहुत ही खतरनाक प्रकार। और यह कहां मिल रहा है दोस्तों? यह बंगाल में मिल रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलीज की। राहुल गांधी कह चुके हैं कि मैं चुनावी रैलीज नहीं करूंगा। ममता बनर्जी तक ने चुनाव आयोग से अपील की कि 3 चरणों की बजाय आप एक दिन में जो है वोटिंग करवा दें। चुनाव आयोग भी नहीं मान रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मांग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि मुझे किसी तरह से पश्चिम बंगाल जीतना है। आपके सामने परिणाम देखिए दोस्तों। और कल आपने यह भी कहा था कि आज चूंकि रामनवमी है, हम सबको मर्यादा का पालन करना है, अनुशासन का पालन करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, चुनावी रैलीज तो हम देख चुके हैं आपकी, अब इन तस्वीरों को देखिए। छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, भूपेश बघेल के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह। अब यह वीडियो देखिए जहां पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ था और हमारे जवान जो घायल हो गए थे उस नक्सली हमले में, वो अस्पताल में भर्ती थे। यहां पर देखिए अमित शाह पहुंच गए। अब इस वीडियो में या वो जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई उनमें समानता क्या है? उसमें समानता यह है कि चाहे वीडियो हो, चाहे ये तस्वीर जिसमें वो भूपेश बघेल के साथ दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह ने कहीं पर भी मास्क नहीं पहना हुआ है।
अमित शाह इसी तरह से अपने रोड शोज में भी मास्क कभी नहीं पहनते हैं। मुझे चिंता सिर्फ अमित शाह की सेहत की नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि आप देश की जनता को क्या सबक दे रहे हैं, आप देश की जनता को क्या सीख दे रहे हैं। और कल ही भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार फरमान लेकर आई है कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए हम कुछ सख्त नियम सामने लेकर आ रहे हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये तमाम सख्त नियम हैं जो वहां की असम सरकार लेकर आई है। और कुछ दिनों पहले वहां के जो मंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जो अगले सीएम हो सकते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि असम में कोई कोरोना नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं है, ये तो बस काल्पनिक है कोरोना का डर। इंसान की जान की कीमत यह है प्रधानमंत्री, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका जो कल बयान था, मुझे तो नहीं लगता कि वो बयान जो है भारत के लिए दिया गया था। भारत का दूर दूर से उसका कोई नाता नहीं था। और उससे बड़ी बात आपके स्क्रीन पर दोस्तों, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें, उनसे आग्रह है कि वो जहां हैं वहीं रहें। राज्यों द्वारा दिया गया यह भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों से कह रहे हैं कि आप श्रमिकों को रोक कर रखें। और पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल प्रधानमंत्री ये अपील खुद के दम पर कर रहे थे कि आप छोड़ के ना जाएं, या आप बिल्कुल वहीं पर रहें। क्या हुआ इस एक साल में मोदी जी? क्या इस एक साल में मजदूरों को संबोधित करने की जो आपकी ताकत है और उस ताकत में आपका विश्वास, क्या वो खत्म हो गया है? पहले तो आप अपील कर रहे थे, अब जो आप ठीकरा है राज्य सरकारों के सिर पर फोड़ रहे हैं। ये तमाम बातें आपको अटपटी नहीं लगती? कल तो मुझे समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के सामने जो आए, उन्होंने ये बातें क्यों कही, उन्हें ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जो बातें उन्होंने कही वो एक प्रेस रिलीज में कही जा सकती थी। उन्होंने देश का विश्वास नहीं बढ़ाया। उन्होंने जो बातें कही उनमें से अधिकतर बातें जो हैं वो हकीकत से कोसों दूर थी। ऑक्सीजन की आपने बात की, आपके सामने हालत क्या है आप जानते हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। आपके पास एक साल था, इस एक साल में आपने कुछ नहीं किया, ना आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, उल्टा आपने अपने ऑक्सीजन जो है वो दूसरे देशों को भेज दी, जैसा कि मैंने आपको उस खबर में बताया। आज इन तमाम सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको। और आप जो है दूसरे विपक्ष के नेताओं पर अश्लील और वाहियात हमले करके भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं निकल सकते, वाहियात हमले करके नहीं निकल सकते, चाहे स्मृति ईरानी हो या रविशंकर प्रसाद हो। इन्हें जवाब देने पड़ेंगे भाई इन बातों के। और सबसे दुख की बात दोस्तों, इनका जो प्रचार तंत्र चल रहा है, मैं आपको दिखलाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। यह है अनुपम खेर, यह तस्वीर दिखा रहे हैं अपने सिर की और लिख रहे हैं आज की हेडलाइंस। मुझे बहुत अफसोस होता है दोस्तों, ये बंदा जो है ये मेरे बचपन की रूमानियत का हिस्सा थे। बचपन में जब मैंने सारांश फिल्म देखी थी या कर्मा फिल्म देखी थी या आखिरी रास्ता देखी थी, यह शख्स मेरे बचपन की रूमानियत का हिस्सा था। आज की तारीख में आप इसके पूरे ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, इसने एक शब्द मजदूरों की व्यथा पर नहीं कही है, एक शब्द नहीं की है। और सरकार का जहरीला प्रोपेगेंडा आगे फैलाने के लिए सबसे आगे रहता है। याद करिए पुलवामा में जब हमला हुआ था दोस्तों, तब मेरे जैसे पत्रकारों, मैं, रवीश और कई पत्रकारों के जो फोन नंबर्स थे वो सार्वजनिक कर दिए गए थे। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे सार्वजनिक कर दिया था, हमें भर भर के गालियां दी जा रही थी। तब यह आदमी, यही अनुपम खेर सामने आया था जब हमने गुहार लगाई थी पुलिस से कि हो क्या रहा है भाई, हमें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। तब इस आदमी ने आकर यह कहा था कि कुछ लोग हमारे जोश में खलल डाल रहे हैं, मानो यह कह रहा हो कि हम जो गालियां दे रहे हैं कुछ लोग उसमें खलल डाल रहे हैं। मैं अनुपम खेर की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब कोई ग्रेटा थनबर्ग या संयुक्त राष्ट्र भारत के अंदर, या रिहाना भारत के अंदर किसानों की स्थिति पर या किसानों के आंदोलन पर जिस तरह से सरकार अंकुश डाल रही थी, इंटरनेट बंद कर रही थी, जब उस पर ये तमाम लोग बोलते हैं तो उसके जवाब में ये तमाम चेहरे सामने आ गए थे। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सभी लोग सामने आ गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
इनमें से कोई भी आदमी अपने ट्विटर टाइमलाइन पर बात कर रहा है। ये अनुपम खेर, डॉक्टर डैंग, तुम सही मायनों में डॉक्टर डैंग जैसे खलनायक हो अनुपम जी, आप सही मायने में खलनायक हैं। आपने अब तक कुछ बोला इन गरीबों के बारे में? ये तमाम जो नकली सेलिब्रिटीज हैं हमारे, इन्होंने बोला है? ये इतने डरपोक हैं, और क्यों डरपोक है मैं आपको बताता हूं। इन्हें लगता है कि अगर मैं मजदूरों की बात करूंगा, या जो लोग ऑक्सीजन की कमी से, बेड्स की कमी से, दवाइयों की कमी से आज की तारीख में मर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करेंगे तो ये सीधा सवाल जो है सरकार पर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत वाजिब।